हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तनुज क्लासेस में। तो इस बार हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसमें हम आपको चैप्टर वाइज पूरी बुक के क्वेश्चन आंसर बताएंगे प्रीवियस ईयर में जो आए हैं, जो आपको आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। इससे आप अपने पेपर में 80+ मार्क गेन कर सकते हैं बिना बुक पढ़े। तो इस सीरीज को आप बहुत ध्यान से देखें और इसको हमने पूरे सीरीज के अंदर बताया गया है। इससे पहले हमने क्लास 10th के भी सीरीज बनाई है चैप्टर वाइज। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई 10th क्लास का स्टूडेंट हो तो आप उसे जरूर बताएं। और इस बार हम ये 12th क्लास की सीरीज बना रहे हैं। इसे आप अपने एग्जाम से पहले जरूर देखें और ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड बनाई गई है। इसमें प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन को सीरीज वाइज लगाया गया है, ईयर वाइज कौन से क्वेश्चन कब आए थे। और इसमें सभी मार्कर क्वेश्चन 1 मार्कर 2 मार्कर 4 मार्कर और 6 मार्कर क्वेश्चन सभी इंक्लूडेड है इसमें, जो आपको पेपर में हेल्प करेंगे। अगर कोई आंसर आपको फ्रेम करना नहीं आता है तो वो भी आप इसमें सीख पाएंगे कैसे कर सकते हैं। इससे हम आपको पूरी डिटेल से बताएंगे आंसर कि इसमें क्या बताया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर का क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन आंसर, सीरियल वाइज क्वेश्चन आंसर। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें। तो देखते हैं क्वेश्चंस। तो चैप्टर शीत युद्ध के दौर का पहला क्वेश्चन है, 1 मार्कर है। इसका क्वेश्चन है शीत युद्ध क्या है। ये क्वेश्चन 2014 में आया है। शीत युद्ध क्या है 2009 में भी यही क्वेश्चन आया। दोनों का क्वेश्चन एक ही है पर 2 बार अलग अलग आया है। इसके बाद भी आने वाले सालों में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। इसका पैटर्न यही था। तो इसका आंसर क्या बनेगा, शीत युद्ध अमेरिका और यूएसएसआर तथा इसके सहयोगियों के बीच एक तनावपूर्ण संबंध था जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उभरा। शीत युद्ध का प्रकोप समाजवाद और पूंजीवाद जैसे अलग अलग सोच के तरीकों के कारण हुआ। यह युद्ध अन्य युद्धों से अलग था जिसमें दोनों पक्ष कभी भी सीधे युद्ध में नहीं भिड़े। बेसिकली ये वॉर यूएसए वर्सेस यूएसएसआर था। ये पूंजीवाद था और ये समाजवाद था। इसमें दोनों की लड़ाई हुई थी, मगर जो ये दोनों लड़ाई है ये आमने सामने नहीं हुई थी, ये वैचारिक लड़ाई बोल सकते हैं आप इसे, जिसमें दोनों की विचारधारा की लड़ाई थी, पूंजीवाद और समाजवाद की। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शीत युद्ध के लिए जिम्मेदार 2 महाशक्तियों के नाम बताइए। दुनिया कब एक ध्रुवीय हो गई। क्वेश्चन 2013 में आया और इसके बाद भी रिपीट हुआ है। एक ध्रुवीय, अभी इस समय जो ये 2 युद्ध हैं ये है द्विध्रुवीय और इसके बाद दुनिया एक ध्रुवीय हो गई। एक ध्रुवीय मतलब एक ही शक्ति है, एक पावर है। ठीक है, तो इसका उत्तर देखते हैं। शीत युद्ध के लिए जिम्मेदार 2 महाशक्तियां अमेरिका और यूएसएसआर थे। 1991 में यूएसएसआर के विघटन के साथ दुनिया एक ध्रुवीय हो गई। इस प्रकार द्विध्रुवीय शासन समाप्त हो गया। मतलब ये दुनिया क्यों एक ध्रुवीय हो गई थी, क्योंकि जो यूएसएसआर है उसका विघटन मतलब पतन हो गया था, उसकी शक्तियां कम हो गई थी। तो इसके बाद जो पावरफुल शक्ति बची वो कौन था, वो अमेरिका था। तो इसलिए द्विध्रुवीय शासन समाप्त होकर एक ध्रुवीय हो गया था और जो अमेरिका है उसका वर्चस्व बना रह गया था इसलिए। और ये आपको इन शॉर्ट अन्य क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा। अगर इस शॉर्ट पॉइंट आपको कोई पॉइंट याद नहीं आ रहा है तो आपको पर उनके बारे में लिखना है कुछ ना कुछ पॉइंट, तो आप ये पॉइंट 2 लिख सकते हैं कि अमेरिका पावरफुल शक्ति रह गया था और यूएसएसआर का पतन हो गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन 3। भारत में सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय संधि और मित्रता की संधि कब और क्यों की। क्वेश्चन 2012 में आया और उसके बाद भी रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अगर आप देखेंगे तो इसका असर आज भी भारत और यूएसएसआर के संबंध में देखा जा सकता है। इसका उत्तर है भारत ने अमेरिका, पाकिस्तान, चीन धुरी का मुकाबला करने के लिए 1971 में सोवियत संघ के साथ एक 20 वर्षीय संधि और मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इस संधि ने भारत को यह मान लिया था कि अगर देश के किसी भी हमले के लिए मजबूर किया तो उसे सोवियत समर्थन मिलेगा। मतलब ये कब किया गया था, जब चीन और पाकिस्तान जैसे देश भारत के साथ युद्ध करने के लिए आतुर हो रहे थे। आपको याद होगा 1965 में और 62 में भारत ने युद्ध लड़े हैं। इस समय यूएसएसआर ने भारत की मदद करी थी। इसके बाद इंदिरा गांधी जी ने रूस के साथ में मित्रता की संधि की थी जो भारत के लिए हेल्पफुल थी, जिसमें रूस ने कहा था अगर तुम्हारे ऊपर कभी भी हमला होता है तो हम उसमें मदद करेंगे तुम्हारे। इस वजह से आने वाला एक युद्ध टल गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने सीटीपीटी पर हस्ताक्षर करने से क्यों मना कर दिया। क्वेश्चन 2011 में आया और इसके बाद भी ये कई बार 14, 15 में भी इसके बाद ही रिपीट हुआ है। ये लास्ट ईयर में भी 18, 17 में भी आया था। इसका उत्तर देखते हैं। भारत ने परमाणु अप्रसार के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय संधियों का विरोध किया है क्योंकि वे चुनिंदा रूप से गैर परमाणु शक्तियों पर लागू होते हैं। गैर परमाणु शक्ति कौन सी है, जिसके पास में परमाणु हथियार नहीं है। और 5 परमाणु शक्तियों के एकाधिकार को वैध माना है। 5 परमाणु शक्तियां कौन सी थी, जो यूएनओ में है।
जो यूएनओ में स्थायी सदस्य हैं वे है 5 परमाणु शक्ति। इस प्रकार भारत ने व्यापक प्रतिबंध संधि सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। बेसिकली इंडिया ने इसलिए मना किया था कि जो शक्तियां हैं वो सिर्फ 5 यूएनओ के स्थायी सदस्यों के पास रहेंगी, बाकी देशों के पास नहीं रहेंगे। इसलिए भारत ने इसे असंतुलित मानते हुए इनकार कर दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन 2011 में आया और उसके बाद ये 18 में भी आया था। मे भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आईएनओ का क्वेश्चन है। इसका उत्तर है नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सबसे कम विकसित देशों, इससे बोल सकते हैं लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज, का विकास करना और उनके लोगों को गरीबी से बाहर निकालना था। इसका एक मुख्य उद्देश्य क्या है इस संस्था का या इस व्यवस्था का? मतलब जो गरीब देश हैं उनका पैसों के द्वारा हेल्प करना, जिससे कि वे अपना विकास कर सके, गरीबों को 2 वक्त की रोटी जरूर मिल सके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। ये क्वेश्चन एक्चुअली ये क्वेश्चन एक दोबारा रिपीट हुआ है, तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों एक ही है, इसलिए आप दोनों को देख लीजिए, दोनों एक ही है, इसलिए आप इस वाले क्वेश्चन में फोकस कीजिएगा। ये क्वेश्चन एक ही आर्थिक विकास के बारे में बताया गया है इसमें भी। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मार्कर क्वेश्चन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्षता की नीति ने किस तरह भारत के हितों की पूर्ति की? 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका उत्तर देखते हैं, गुटनिरपेक्षता ने भारत को अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने में मदद की। इसने 2 तरह से भारत के हितों की पूर्ति की, और वो 2 तरह क्या थे? पहला तरह है, इसने भारत को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर दृढ़ रुख अपनाने के लिए सक्षम बनाया। इस तरह भारत को अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में अपना स्थान मिला, मतलब भारत ने सभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपना पक्ष रखा है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जरिए एक महाशक्ति को दूसरे के खिलाफ संतुलित करने में भी कामयाब रहा, मतलब भारत ने संतुलन की नीति अपनाई थी। इसने किसी भी गुट से कोई खतरा नहीं मिला। कोई भी गठबंधन व्यवस्था भारत को हल्के में नहीं ले सकती या उससे डरा नहीं सकती, क्योंकि भारत एक पावरफुल कंट्री है, और इसमें पावरफुल कंट्री भी उस टाइम में अगर ना भी कहें तो भारत एक सबसे बड़ा देश था जो 1947 में आज़ाद हुआ था, और ये दौर शीत युद्ध के स्टार्टिंग का दौर था। इसलिए यूएसए और यूएसएसआर ये दोनों चाहते थे अगर इंडिया इनके साथ मिल जाए तो उनकी पावर बढ़ जाएगी, पर इंडिया इन दोनों में से किसी के साथ नहीं रहा, वो न्यूट्रल रहा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध की कोई 2 मुख्य सैन्य विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है आप देख सकते हैं, इसे कई बार रिपीट हुआ है, उसके बाद भी ये रिपीट हुआ होगा, क्योंकि ये सैन्य व्यवस्था के बारे में पूछा गया है, आप इसे बहुत ध्यान से फोकस करें। तो इसका उत्तर है, शीत युद्ध की 2 मुख्य विशेषताएं हैं, पश्चिमी और पूर्वी दोनों ब्लॉकों ने अपने सैन्य बलों के निर्माण में एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की, क्योंकि उनका मानना था कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा की कुंजी है। राष्ट्रीय सुरक्षा की कुंजी क्या है? सैन्य बल। नेक्स्ट पॉइंट है, दोनों गुटों ने राष्ट्रीय पूंजी और मानव संसाधनों का अधिकांश हिस्सा परमाणु हथियार विकसित करने में लगाया, क्योंकि यह माना जाता था कि बड़ी संख्या में परमाणु हथियार के होने से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होगा। तो इन दोनों गुटों ने सबसे ज्यादा खर्चा किस चीज पे किया? परमाणु हथियार पर। जो इन फ्यूचर अगर युद्ध छिड़ता है तो उनके पास जितना परमाणु हथियार होगा उनके जीतने की संभावना उतनी अधिक होगी, इसलिए उन्होंने अपने जो धन है राष्ट्र का वो मानव संसाधन पर खर्च न करके परमाणु हथियारों पर किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध के दौरान कौन सी 2 विचारधाराएं संघर्ष में शामिल थी और क्यों? क्वेश्चन 2016 में आया, इसके बाद भी रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। ये आपको बताएगा 2 विचारधाराएं है कौन सी। इसका उत्तर है, शीत युद्ध के दौरान संघर्ष में शामिल 2 विचारधाराएं थी। एक है उदार लोकतंत्र और पूंजीवाद की विचारधारा, ये यूएसए की विचारधारा है। दूसरा है समाजवाद और साम्यवाद की विचारधारा, ये यूएसएसआर की विचारधारा है, जिसे सोवियत संघ बोलते हैं, जो आगे जाके रूस बना है। शीत युद्ध के दौरान इन दोनों विचारधाराओं के बीच संघर्ष क्यों हुआ? दोनों महाशक्ति अमेरिका और सोवियत संघ विश्व के विभिन्न भागों में अपने वैचारिक प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने के इच्छुक थे, इसलिए यह संघर्ष बढ़ा। वह चाहते थे जितने भी देश आजाद हो रहे हैं वो हमारी विचारधारा में शामिल हो जाएं, पर अधिकतर देश न्यूट्रल रहे, जिससे गुटनिरपेक्ष संगठन बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूबा मिसाइल संकट क्या है? आप इसके इंपॉर्टेंस देख सकते हैं इस क्वेश्चन की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इससे बहुत ध्यान रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग हर साल आता है। ये चैप्टर का मेन है। आप मान सकते हैं कि अगर कोई पेड़ है उसकी जड़ इंपॉर्टेंट होती है, उसी प्रकार ये इंपॉर्टेंट है उसका क्वेश्चन। क्यूबा मिसाइल संकट क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके बाद में भी, उन 2 विश्व नेताओं के नाम बताइए जिन्होंने इससे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन 2010 में आया है। क्वेश्चन एक ही, पर इसमें थोड़ा सा एडवांस वर्जन पूछ देगा, क्योंकि नेताओं के नाम बताने हैं इसमें, कौन कौन नेता किस किस में शामिल थे। तो इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट एक ऐसा शब्द है जो 2 महाशक्ति यानी यूएसए और यूएसएसआर के बीच टकराव संघर्ष को दर्शाता है। यह एक मिड पॉइंट था क्यूबा मिसाइल संकट दोनों देशों के बीच का। नितिना खुश्चेव के नेतृत्व में सोवियत संघ ने क्यूबा को रूसी बेस में बदलने की उम्मीद में क्यूबा में परमाणु मिसाइल स्थापित की। निकिता खुश्चेव ये रूस के नेता थे, यूएसएसआर के नेता थे, जो क्यूबा है वो उसको एक रूसी बेस में बदलना चाहते थे, इसलिए ये
वहाँ पे परमाणु मिसाइल स्थापित कर रहे थे। परमाणु मिसाइल की इस स्थापना से अमेरिका मुख्य भूमि के कई शहरों को खतरा हो गया था। मतलब जहाँ पर ये क्यूबा देश है वहाँ पर वो अमेरिका के काफ़ी करीब है। अगर आप माने कि अमेरिका ये है तो क्यूबा बिल्कुल इसके पास में यहाँ पर है। इससे तो अमेरिका को खतरा होएगा ही ना, क्योंकि ये पास में और रूस इतनी दूर में है। रूस यहाँ से आकर यहाँ पे अपना बेस कैंप बना रहा था, जो कि अमेरिका के लिए खतरे का निशान था। इसलिए यहाँ का ये मिड पॉइंट है। इसका है परिणाम स्वरूप अमेरिकी राष्ट्रपति जो एफ कैनेडी और उसके सलाहकारों ने अमेरिकी युद्धपोतों को क्यूबा की ओर जाने वाले किसी भी सैन्य जहाज को रोकने के आदेश दे दिए। मतलब अमेरिका ने ये कहा कि जो रूस से जहाज आ रहे हैं उन्हें रोक दिया जाए, मतलब यहाँ पर इन्हें रोका जाए, ताकि पूर्ण पैमाने पर परमाणु युद्ध से बचा जा सके, ताकि वह युद्ध से बच सके। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव और टकराव की इस श्रृंखला को क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना जाता है, जिसके बाद में शीत युद्ध के रूप में जाना जाने लगा। क्यूबा मिसाइल संकट के बाद में शीत युद्ध के रूप में से जाना जाता है। क्यूबा मिसाइल संकट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दो विश्व नेता निकिता खुश्चेव और जॉन एफ कैनेडी थे। ये यूएसएसआर से संबंधित थे और ये यूएसएस से संबंधित थे नेता। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और इसे शेयर भी जरूर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। तो क्वेश्चन देखते हैं। आप क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अमेरिका और सोवियत संघ के नेतृत्व वाले दो खेमों से खुद को क्यों अलग कर लिया? स्पष्ट करें। क्वेश्चन 2015 में आया है, पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन हर साल लगभग पूछा जा सकता है। इसका पैटर्न अलग अलग हो सकता है मगर। तो इसका उत्तर देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के नेतृत्व वाले दो खेमों ने महाशक्ति बन गई। महाशक्तियां कौन कौन सी बन गई थी? एक तो अमेरिका और एक यूएसएसआर। ये महाशक्ति के रूप में उभरे थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ये दोनों महाशक्ति दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने के लिए उत्सुक थी। ये चाहते थे कि इनके खेमे में अधिक से अधिक देश शामिल हो जाएं। कई देशों ने या तो अमेरिका या यूएसएसआर में शामिल होने का फैसला किया, लेकिन भारत जैसे देश ने खुद को दोनों खेमों से अलग कर लिया। इसके पीछे की वजह कूटनिरपेक्षता की नीति थी, जिसका उसने पालन किया। कूटनिरपेक्षता की नीति, आप इस वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। कूटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया, जिसमें जो कूटनिरपेक्ष कौन थे? जो दोनों खेमों से अलग थे। भारत में इसी में शामिल था। भारत ने कूटनिरपेक्षता की नीति इसलिए अपनाई क्योंकि इससे भारत के को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेने और कदम उठाने की शक्ति मिली। अगर भारत इन दोनों से अलग क्यों रहा? क्योंकि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने निर्णय स्वयं लेना चाहता था, जो महाशक्ति और उसके सहयोगियों के हितों के बजाय उसके हितों को पूरा करते थे, जिसमें वो दोनों खेमों के हित नहीं होकर उसके स्वयं के हित थे, तथा एक महाशक्ति को दूसरी महाशक्ति के विरुद्ध संतुलित करने की शक्ति भी मिली। संतुलन की शक्ति में भारत ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कूटनिरपेक्षता ने भारत को उस अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने में मदद करी। राष्ट्रीय हित क्या होते हैं? राष्ट्रीय हित वो होते हैं जिसमें कि कोई देश अपने सिर्फ राष्ट्रीय हित के बारे में सोचता है। जैसे कि उसको पता होता है कि अगर मुझे कहीं बात करनी है तो उससे पहले सोचना है कि हमें क्या मिलेगा उससे, हमारे देश का क्या भला होगा, हमारे देश का क्या विकास या डेवलपमेंट होगा अगर हम किसी देश से कोई मित्रता करते हैं। आप अक्सर देखते होंगे जब भी हमारे देश में कोई बैठक होती है तो उसमें राष्ट्रीय हित को प्रायोरिटी रखी जाती है। हम उस पर देखते हैं कि उस पर हमें किसके सेक्टर में क्या क्या पार्टनरशिप कर रहे हैं, चाहे वो परमाणु क्षेत्र हो, सामरिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, खेल जगत से हो, सांस्कृतिक रूप से जुड़ा हो। हर क्षेत्र में भारत अपने राष्ट्रीय हित को आगे रखता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाशक्ति को अपने सहयोगियों के रूप में छोटे राज्यों की आवश्यकता क्यों थी? कोई 4 कारण बताइए। 2014 में आया है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, महाशक्ति को छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों करना चाहिए था? इसके 4 कारण बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाशक्तियों को छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों करना चाहिए था? इसके 4 कारण बताइए। क्वेश्चन ये कई बार रिपीट हुआ है। इसमें अपने सहयोगियों छोटे राज्य की आवश्यकता क्यों थी और सैन्य गठबंधन करने की आवश्यकता क्यों थी छोटे देशों के साथ में? एक क्वेश्चन पूछा गया। आप इसे टाइप देख सकते हैं, दोनों में अलग अलग है पर इसका आंसर एक ही होगा। इसका उत्तर है अमेरिका और यूएसएसआर दुनिया की महाशक्ति थी। इनके पास में जबरदस्त राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां थीं। महाशक्ति को छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों करना चाहिए था? इसके कारण थे। फर्स्ट पॉइंट है, उन्होंने अपने विचार फैलाना था। दूसरे को मात देने के लिए अपनी विचारधारा का प्रचार करने हेतु छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन किए। नेक्स्ट, छोटे देश आर्थिक रूप से पिछड़े थे, उन्हें आसानी से अपनी सैन्य योजना में शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अलावा किसी एक पक्ष में बड़ी संख्या में छोटे देश के होने से शक्ति संतुलन एक विशिष्ट या विशेष गुट की ओर बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, उन्होंने महत्वपूर्ण संसाधन जैसे तेल और खनिज तक पहुंच मिल गई। अच्छा, छोटे देश कौन से थे? छोटे देश आप मान सकते हैं ये छोटे देश थे ना, इनके पास अपनी एक खासियत थी। ये छोटे देश है, ये किसी न किसी मिनरल्स के रिच थे, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो और भी कोई चीज़ हो। और ये जो मिनरल्स जो इनकी प्रायोरिटी थी, जो इनकी विशेषता थी ना, ये बड़े देशों के लिए, मतलब ये यूएसएसआर और यूएसए के लिए एक इम्पॉर्टेंट था। अगर वो इन देशों को अपने देश में शामिल कर रहे थे तो ये दोनों उन देशों के जो मिनरल्स हैं उन पर अपनी पहुँच हासिल कर सकते थे या कर लिया करते थे, इसलिए उनके लिए छोटे देश बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचना क्यों की जाती है? कोई 2 कारण बताइए। 2013 में आया क्वेश्चन है, भारत में गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचना असंगत और सिद्धांतहीन होने के लिए की जाती है। क्या आप सहमत हैं और क्यों? क्वेश्चन 2013 में आया, इसका उत्तर देना है। भारत में गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचना निम्नलिखित कारणों से असंगत और सिद्धांतहीन होने के लिए की जाती है। इसका फर्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले गुटनिरपेक्षता एक सिद्धांतहीन माना गया क्योंकि भारत अपने विचार को दुनिया के सामने स्पष्ट रूप से रखने में असमर्थ था। असमर्थ क्यों थे? क्योंकि भारत उस समय एकदम नया नया आजाद हुआ देश था, इसलिए इसे सिद्धांतहीन माना जाता है। कई मौकों पर भारत वैश्विक मुद्दों पर ठोस रुख अपनाने में विफल रहा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में विरोधाभासी रुख अपनाया जो उसकी विदेश नीति के साथ बहुत असंगत था। उदाहरण के लिए 1971 में अगस्त में यूएसएसआर के साथ भारत ने 20 वर्षीय मैत्रीपूर्ण संधि को नानजिंग संधि के सिद्धांत का उल्लंघन माना गया। जब भारत ने यूएसएसआर से मैत्रीपूर्ण संधि करी थी, उस संधि को नानजिंग संधि का विरोध माना गया कि ये जो संधि की है वो इस सिद्धांत के विरुद्ध है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ने किसी भी 2 संस्थापकों के नाम बताइए। पहला, नेम शिखर सम्मेलन किन 3 कारणों या कारकों की परिणति था? क्वेश्चन 2012 में आया है। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के किसी भी 2 संस्थापकों के नाम का उल्लेख करें। पहला, नेम शिखर सम्मेलन किन 3 कारकों की परिणति था? क्वेश्चन 2008 में आया है। इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है, इसके संस्थापक हैं, पहला है भारत के जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है जोसेफ ब्रूस टिटो, ये यूगोस्लाविया से थे। पहला नेम शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड, आपको ये नाम बहुत ध्यान से रखना है, बेलग्रेड नेम, ये यहाँ पे ये में आयोजित की गई, इसकी पहली बैठक थी ये। इस शिखर सम्मेलन में निम्नलिखित कारक जिम्मेदार हैं। फर्स्ट पॉइंट है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने देश विभिन्न वैश्विक एजेंडों पर सहयोग कर रहे थे। सेकंड पॉइंट, शीत युद्ध में पहले ही विश्व व्यवस्था को खराब कर दिया था, जिससे महाशक्तियों के बीच प्रतिद्वंदिता बढ़ गई और दुनिया भर के तनाव बढ़ गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, एशिया अफ्रीका क्षेत्र के कई नव स्वतंत्र उपनिवेशित देश अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आए और संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता ग्रहण करी। ये से 3 पॉइंट हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के किन्हीं 4 उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर है, 4 उद्देश्य हैं। फर्स्ट पॉइंट है, शांति और स्थिरता के लिए 2 प्रतिद्वंदी गुटों के बीच मध्यस्थता करना, सदस्य देशों के बीच सैन्य गुट में शामिल होने से रोकना। पहला था तो शांति स्थापित करना था और जो गुटों में शामिल हो रहे थे उन्हें रोकना था। सेकंड पॉइंट, तीसरी दुनिया के देश अर्थात नव उपनिवेशवाद देशों की आर्थिक विकास के लिए उपाय करना, मतलब जो तीसरी दुनिया के देश थे जो उस समय आजाद हो रहे थे उसे तीसरी दुनिया के देश कहा गया था, उनका आर्थिक विकास करना भी इसमें एक जुड़ी हुआ उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट है, नव उपनिवेश देश को स्वतंत्र नीतियों का अनुसरण करने में सक्षम बनाना, मतलब जो स्वतंत्र नीतियां वो बना रहे थे नेम के सदस्य, उनकी नीतियों का पालन करना। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वतंत्रता को सुदृढ़ करने, उपनिवेशवाद को समाप्त करना तथा विश्व शांति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीति का मसौदा तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो स्वतंत्रता को सुदृढ़ करना, मतलब जिनकी स्वतंत्रता मिली है स्वतंत्र ही रहें। उपनिवेशवाद मतलब जो देश अभी भी गुलाम बने हुए हैं उनको स्वतंत्र कराना और विश्व शांति को बनाए रखना है इसका उद्देश्य है। ये 3 पॉइंट भी आप ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से। अगर आपको कोई पॉइंट अगर इन शॉर्ट याद नहीं हो रहा तो आप ये पॉइंट याद करके भी अपना एक आंसर लिख सकते हैं, इन शॉर्ट 1 मार्क का क्वेश्चन लिख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन का औचित्य क्या था? क्वेश्चन 2011 में आया और ये क्वेश्चन 2017 और 18 में भी आया हुआ है। क्वेश्चन का टाइप अलग है बस इसका। क्वेश्चन उत्तर देखते हैं इसका। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन का औचित्य इस मान्यता पर आधारित था कि उपनिवेश मुक्त राज्य एक ऐतिहासिक संबंधता साझा करता है। यदि वे एक साथ आते हैं तो वे एक शक्तिशाली शक्ति बन सकते हैं। इसका मतलब यह था कि बहुत छोटे और गरीब देशों को किसी बड़ी शक्ति का अनुयायी बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि वे स्वयं स्वतंत्र विदेश नीति अपना सकते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का यह मानना था कि हमें अगर शक्तिशाली होना है तो हमें जरूरी नहीं है कि हम किसी महाशक्ति में ही शामिल हों, उसके लिए हम स्वतंत्र रहकर भी अपनी पावर बढ़ा सकते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इस आंदोलन के पीछे एक अन्य महत्वपूर्ण तर्क मौजूदा असमानता का निवारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियों को लोकतांत्रिक बनाने के संकल्प पर आधारित है। मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय हमारी संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियां यूएनओ की है, उनमें भी लोकतंत्र को लागू करना है ताकि उसमें भी जो निर्णय है लोकतांत्रिक रूप से लिए जाएं और असमानता का निवारण हो सके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं 6 मार्क का क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति को शीत युद्ध की शुरुआत क्यों माना जाता है? स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन का एकदम बेस पॉइंट है, मतलब आपको क्वेश्चन समझना है तो इस क्वेश्चन को देख लो बस, एक आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। इसका उत्तर है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति को शीत युद्ध की शुरुआत माना जाता है क्योंकि इसके कारण 2 प्रमुख शक्ति केंद्रों का उदय हुआ है। शक्ति केंद्र कौन से थे? यूएसए और यूएसएस, ये 2 शक्ति केंद्र थे। इसने शीत युद्ध युग का मार्ग प्रशस्त करा। शीत युद्ध युग
हिरोशिमा और नागासाकी, दो जापानी शहर पर परमाणु बम गिराए जाने के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ था? जब हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा। इसके कारण जापान युद्ध से बाहर हो गया। अमेरिका द्वारा बम गिराए जाने की आलोचना के साथ साथ समर्थन भी हुआ। मतलब अमेरिका ने जो बम गिराए थे उसकी आलोचना तो हुई और साथ ही साथ उसका समर्थन भी दिया, क्योंकि उस समय उसके बम गिराने से द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस निर्णय की आलोचना के अनुसार अमेरिका को जापान के आत्मसमर्पण के बारे में पता था। मतलब अमेरिका जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है। इसके बावजूद भी अमेरिका ने गिरा दिए उसने, जो कि आवश्यक नहीं थे। बम गिराना आवश्यक नहीं था। उसका तर्क था कि अमेरिका की कार्रवाई का उद्देश्य सोवियत संघ को एशिया और अन्य जगहों पर सैन्य और राजनीतिक लाभ प्राप्त करने से रोकना और मॉस्को को यह दिखाना था कि संयुक्त राज्य अमेरिका सर्वोच्च है। उसका उद्देश्य था कि एक तो जापान की शक्ति को रोकना है जिससे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाए, और उसका दूसरा उद्देश्य था जो यूएसएसआर है वह जो राजनीतिक लाभ मिल रहा है, मतलब वो अन्य देशों के साथ अपने सहयोग बढ़ाता जा रहा है, उसको रोक रहा है, उसको रोकना था। उसको मॉस्को को ये दिखाना था, मतलब मॉस्को रूस की राजधानी है, यूएसएसआर की राजधानी है, ये दिखाना था कि जो अमेरिका है वही पावरफुल है, उसके अलावा और कोई नहीं है। यहीं से इन दोनों के बीच में टकराव स्टार्ट हो गया था। निर्णय का समर्थन का दावा है कि युद्ध को जल्दी से समाप्त करने और अमेरिका और सहयोगी देशों के जान को और अधिक नुकसान से बचाने के लिए बम गिराना एक आवश्यक कदम था। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इसका परिणाम यह हुआ कि विश्व मंच पर दो नई ताकतें उभरी, जर्मनी और जापान की हार यूरोप और दुनिया के कई अन्य हिस्सों में तबाही के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन गई। और आपको ये क्वेश्चन जानना है कि शीत युद्ध क्यों हुआ, तो इससे पहले की हिस्ट्री आपको इस क्वेश्चन में बताई गई है। किससे पहले की बताई गई आपको ये हिस्ट्री? शीत युद्ध के पहले की, कि शीत युद्ध क्यों हुआ। शीत युद्ध से पहले की स्थिति के बारे में आपको जानना है तो आप इस क्वेश्चन को जरूर देखें, ये क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, शीत युद्ध काल में महाशक्ति द्वारा छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन करने के कोई 3 कारण बताइए। शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध के छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन पर क्यों निर्भर है? क्वेश्चन 2012 में आया है। क्या शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों को किसी सहयोगी की आवश्यकता क्यों थी? क्वेश्चन 2018 में। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ, दे सकते हैं आप। इसका उत्तर देखते हैं। शीत युद्ध अमेरिका और यूएसएसआर और उनके सहयोगियों के बीच तनावपूर्ण संबंध था जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उभरा था। शीत युद्ध का छिड़ना अलग अलग सोच के तरीकों यानी समाजवाद और पूंजीवाद के कारण था। यह युद्ध अन्य युद्ध से अलग था जिसमें दोनों पक्ष कभी भी सीधी लड़ाई नहीं भिड़े। यह डर की एक रिश्ता परमाणु युद्ध को समाप्त हो जाएगा साकार नहीं हुआ। मतलब इसमें बताया गया कि जो अमेरिका और रूस थे, यूएसएसआर थे, उनके बीच में यह एक वैचारिक लड़ाई थी। दोनों चाहते थे कि परमाणु हथियार सिर्फ उनके पास ज्यादा हो, जिससे कि यह बात बढ़ती चली गई आगे। अमेरिका और यूएसएसआर दुनिया की 2 महाशक्तियां थी। उनके पास में जबरदस्त राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां थी। महाशक्तियों के छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों करना चाहते थे, इसका कारण देखते हैं हम। एक था उन्हें अपने विचारों को फैलाना था तथा दूसरों को मात देने के लिए अपनी विचारधारा का प्रचार करते हुए छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन किए थे उन लोगों ने। छोटे देश आर्थिक रूप से पिछड़े थे, उन्हें आसानी से अपनी सैन्य योजना में शामिल कर लिया गया। इसके अलावा किसी एक पक्ष में बड़ी संख्या में छोटे देशों के होने से शक्ति संतुलन के विशेष गुट की ओर बढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनके महत्वपूर्ण संसाधन जैसे कि तेल खनिज तक उनकी पहुंच होगी जो महाशक्तियां थी उनकी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पर, और ये नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें जिससे उन्हें भी हेल्प मिल सके पेपर में कि आंसर कैसे फ्रेम किया जाता है। तो देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। यदि शीत युद्ध ना होता तो भारत की विदेश नीति पर क्या प्रभाव पड़ता? क्वेश्चन 2015 में आया है। इसका उत्तर देखते हैं। इस स्थिति में निम्नलिखित मतभेद पैदा किए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत की असुरक्षित स्थिति के कारण पंचशील शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना खतरे में पड़ जाती। उसका अस्तित्व कई इकाइयों में विभाजित हो सकता था। इसके अलावा उद्योगों के विकास के लिए खाद्यान्न आपूर्ति, औद्योगिक आपूर्ति की कमी के मुद्दे भी थे। ऐसी स्थिति में भारत या तो अलग थलग पड़ जाता या किसी महाशक्ति के खेमे में शामिल हो जाता। भारत नाटो या वार्सा संधि का सदस्य होता। ये क्या है? ये वाला नाटो है यूएसए का सैन्य गठबंधन, वार्सा है यूएसएसआर का सैन्य गठबंधन। अगर भारत इनमें शामिल होता तो उसका अस्तित्व स्वयं को समाप्त हो जाता। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत को अपनी विदेश नीति के कुछ बेहतर रणनीति जोड़नी चाहिए थी। अगर हालात ऐसे नहीं होते तो संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूएनओ और अन्य संस्थाएं नहीं बनती। भारत के अस्तित्व के लिए कई रणनीति अपनाई जाती। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है, भारत ने आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। अगर गुट निरपेक्षता की सख्ती से पालन किया जाए तो भारत आत्मनिर्भर हो गया है। मतलब जो देश गुट निरपेक्षता में शामिल हुए थे उनका आर्थिक विकास हुआ है, उन्होंने सहयोग बढ़ा है उन देशों में, भारत भी उनमें से ही एक था।
तो इस प्रकार चैप्टर 1 के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें कंप्लीट किए गए हैं, जिससे आपको पेपर में हेल्प मिलेगी। आप इससे 80 प्लस मार्क अचीव कर सकते हैं अगर आप इन क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे हैं। इसमें आपको सभी क्वेश्चन का आंसर बताया गया है। इसमें अगर आप अगर लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको चैप्टर की समरी टाइप मिल जाता है। तो ये आप पेपर में हेल्प करेंगे आने वाले पेपर में। तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, इसे अपने फ्रेंड्स सर्कल में जरूर शेयर करें। इस पूरे क्लास की हम एक सीरीज लेके आएंगे प्लेलिस्ट, अगर आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और हमारे तनुज क्लासेस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।